नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगातार वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं। अगला वीडियो आज लेके आ गए हैं, तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ठीक है। तो इसमें उत्बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गजनवी का जो है कोर्ट पोएट कौन था, कवि कौन था, ठीक है, तो ये फिरदौसी से ही एक संबंधित बुक पूछी जाती है, शाहनामा, ठीक है, इसने लिखी थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अलबरूनी भारत में कब आया था, ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में ये महमूद गजनी के साथ 1017 के आसपास ये इंडिया में आया और इसी ने तारीख ए हिंद, है ना, इसको भी लिखा था अलबरूनी ने। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराण्स, तो ये अलबरूनी ही था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, ठीक है, तो अलग अलग जो रूलर्स रहे अलग अलग टाइम पीरियड पे इन्होंने सिक्के इशू किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए संस्कृत, उस पर लेजेंड्स कुछ लिखे हुए थे एक साइड पे, ऐसे सिक्के इशू किए थे महमूद गजनवी ने। ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 1192 में हुआ हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक, और इसमें जो मोहम्मद गजनवी है इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसी के बाद से जो मुस्लिम शासकों का कह लीजिए शासन है वो भारत में शुरू हुआ। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे, मोहम्मद गोरी ये था, है ना, तराइन के युद्ध में। बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक, 1192 में। अगला देखें कि हु वाज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है, तो यहाँ पे इल्तुतमिश जो था इसको ये गुलामों का गुलाम कहा जाता था। बेसिकली ये जो सक्सेसर था जो हमारी गुलाम डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी थी इसका, और इसको जो फाउंड किया था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। अगला देखें, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है, जिसने 1236 से 40 पे दिल्ली सल्तनत पे यहाँ रूल किया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पे यहाँ पे जो मंगोलिया के रूलर रहे ये चंगेज़ खान वगैरह, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इल्तुतमिश के टाइम पे ये अपीयर हुए और यहाँ पे ही 1221 के आसपास ही इनका इन्वेजन माना जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट है। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था, ठीक है, तो इसका तेमुचिन इसका नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को या पद्धति को पहली बार लागू किया, ठीक है, तो एक स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत टाइम में जो फर्स्ट रूलर माना जाता है जिसने ये पॉलिसी लाई, एक स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, चूँकि उस टाइम पे जो आर्मी वगैरह के एक्सपेंडिचर थे काफ़ी ज़्यादा थे, है ना, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऐसा कदम उठाया। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था तो किसके टाइम पीरियड पे आया ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये देवराज द्वितीय के कार्यकाल में आया, ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। एक पर्शियन ट्रैवलर था, है ना, टाइमुरिड डायनेस्टी थी, ठीक है, उसका एम्बेसडर था और इंडिया में ये देवराय 2 के टाइम पे आया और जो इधर क्या नाम है कैलीकट वाला रीजन है कोझिकोड का, यहाँ पे ये स्टे किया, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये जनवरी 1565 में, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो दक्कनी
उस टाइम के ये कह लीजिए सुल्तान थे, जैसे कि गोलकोंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर इनके, और ये विजयनगर एम्पायर के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और यहीं से डिक्लाइन माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का। अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना, ठीक है। एक ये पुस्तक है, किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है। तो संजय बारू एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी पुस्तक है ये, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। पुस्तक का नाम आप देख लें। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, ठीक है। तो ये अफगान शासक था अहमद शाह दुरानी, ठीक है। युद्ध हुआ ये वाला 1761 में जनवरी 14, ठीक। और यहाँ पे जो है मराठाओं की हार हुई, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। इसके साथ साथ जो 2 बैटल और पानीपत की पहले हो चुकी थी, जिसमें कि एक 1556 में हुई थी और दूसरी फर्स्ट वाली थी 1526 में, उनको भी देखिएगा आप। निम्न में से कौन कोलकाता का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न डे के जो कोलकाता सिटी आप देखते हैं, तो जॉब चॉर्नॉक बेसिकली एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, है ना, तो इसमें एक एजेंट था बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का, और यहाँ पे इसने कुछ सेटलर्स को ला के सेटल किया था 1690 में, ठीक है। उसके बाद से ही ये कोलकाता सिटी का जो है डेवलपमेंट माना जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, ठीक है। तो जो महाराजा रणजीत सिंह हुए पंजाब के एरिया में, तो ये संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जो मिसल होता है बेसिकली ये क्या होता था, तो कुछ संबंधित उस टाइम के राज्य संघों से मिला हुआ एक जो क्षेत्र था उसको मिसल कहते थे, और इनकी संख्या टोटल थी 12। तो जो सुकर चकिया था ये 12वां ही था, सबसे आखिरी वाला, और इसे 12 के अंदर कुछ और बताते हैं आपको, जैसे भंगी, आलू वालिया, रामगढ़िया, नकई, कन्हैया, है ना, ऐसे ऐसे करके टोटल 12 मिसल थे, जिसमें सुकर चकिया से संबंधित थे महाराजा रणजीत सिंह। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, ठीक है। तो जो मद्रास प्रोविंस था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, तो यहाँ पे ये 1820 से 27 तक यहाँ के गवर्नर रहे। 1827 में इनकी कॉलरा से मृत्यु हो जाती है, तब तक ये यहाँ के गवर्नर रहे। 1820 में अपॉइंट हुए थे, ठीक है। और इनको बेटर नोन इसलिए जाने जाते हैं कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, इसको इस एरिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में, है ना, इंट्रोड्यूस करने के लिए। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी, तो अभी बताया आपको कि मद्रास प्रेसिडेंसी में ये स्टार्ट किया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो कारागम ये जो है फोक डांस, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, ठीक है। तो ठुमरी गायिका काफ़ी फेमस है गिरिजा देवी जी, और ये बनारस घराने से संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये इनमें से कहाँ की विशेषता है, ठीक है। तो सूफी कलाम जो ये कह लीजिए एक डिवोशनल म्यूजिक है, ये सब प्रिवेलेंट है कश्मीर में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, है ना, एक ये पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है दुर्गा दास, ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला देखिए कि द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। तो इस पुस्तक का पूरा नाम था द प्राउडेस्ट डे, उसके बाद इंडियाज़ लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक थे एंथोनी रीड और डेविड फिशर, ठीक। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसे गीत है, तो भारत के किस स्थान से ये कवि इकबाल संबंधित है, ठीक। तो ये पंजाब के थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो ये बिपिन चंद्र जी की किताब है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरविंद घोष ने इनमें से क्या लिखा था, ठीक है। तो श्री अरबिंदो के नाम से भी इनको जाना जाता है, और कलकत्ता में बॉर्न हुए थे 1872 में, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने ये पुस्तक लिखी द डिवाइन लाइफ 1939 में, ठीक है। और ये बुक बेस्ड थी कह लीजिए कि एडवेंट ऑफ अ डिवाइन लाइफ ऑन द अर्थ, है ना, इस कॉन्सेप्ट पे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ और पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे पावर्स विद इन, और एक थी आपकी रीबर्थ एंड कर्मा, और एक और था जैसे एसेज ऑन गीता, ठीक।
ये सब भी ध्यान दीजिएगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो किस ग्रह के विषय में सही हो सकता है। ठीक है, तो डे टाइम ऑफ अ प्लैनेट और जो हमारा टिल्ट जैसे अर्थ का है ऑन इट्स एक्सिस अराउंड 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये सब जो है सिमिलर है मंगल ग्रह के विषय में। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक इस ग्रह से भी मिलती हैं। अगला है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये बेसिकली सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक स्पॉट है जहाँ पर अपोलो 11 जो मिशन गया था मून पे, वो लैंड होने की साइड जो है उस सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वही एरिया है। ठीक है, और इसी मिशन के थ्रू जो है मैनकाइंड को एक जो कह लीजिए फर्स्ट आपका जो वॉक है मून पे वो करने का मौका मिला। ठीक, और ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है मून का, ठीक, वहाँ पे लोकेटेड है, एक डार्क स्पॉट है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, मून। अगला देखें कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। ठीक है, उपग्रह नहीं, यहाँ पे ग्रह कर लीजिए। ठीक है, जो अर्थ प्लैनेट के बारे में बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है ये है जो हमारा कॉन्टिनेंटल और माउंटेन के ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, जो फ्रोज़न है, परमानेंट आइस टाइप का है, इनमें जो हमारा सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है ये अवेलेबल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ष का सबसे बड़ा दिन इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो 21 जून को हमारा जो है सबसे बड़ा डे होगा। मून जो हमारा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे मूव करता है, तो यहाँ पे ये वाला दिन जो है ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे के आसपास कह लीजिए होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 देश होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखें तो फिनलैंड को छोड़ के डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ये तीनों होते हैं। तो ई ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। और ये स्कैंडिनेवियन बेसिकली एक सब रीजन है यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में, इन 3 देशों का मेनली, जो कि एक शेयर्ड हिस्ट्री, माइथोलॉजी, आर्ट इस सब का शेयर करते हैं। तो ध्यान रखें, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित है ये चूज़ करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ देश हैं उनकी कैपिटल लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम, तो बी जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। तो फिनलैंड की बेसिकली जो हमारी कैपिटल है ये होती है हेलसिंकी। ठीक है, और जो ओस्लो है ये कैपिटल है नॉर्वे की। ठीक है, तो बी ऑड है, बाकी 3 सही हैं, तो ई ऑप्शन हम चूज़ करेंगे यहाँ पे। भारत में हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म अवसर पर शिक्षक दिवस किस दिन मनाते हैं। ठीक है, तो टीचर्स डे के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। और जो राधाकृष्णन जी थे ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे इन पर्सन 1962 से 67 तक। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें बताना है कि कौन सा एक भू आबद्ध देश है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये सब लैंड लॉक हैं, अज़रबैजान नहीं है। ठीक, तो ई ऑप्शन जो है उसको चूज़ करिए फ़िलहाल, क्योंकि अज़रबैजान जो है इसकी जो इधर बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री, वो कैस्पियन सी से लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसलिए ये नहीं हो जाएगा। बाकी के 3 ऊपर के लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। तो ये है एबरडीन। ठीक है, ये एक सिटी है स्कॉटलैंड में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल कौन सा नदी है, तो राइन रिवर है यूरोप के अंदर, है ना, ये एक रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। रिफ्ट वैली बेसिकली जैसे एक लीनियर एक पीस ऑफ कह लीजिए स्ट्रक्चर है, इधर जैसे जियोलॉजिकल जो डिप्रेशन है अर्थ का, जैसे ये स्पेस नीचे चला गया तो ऐसे कुछ लीनियर है ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक बार इसको रेफ़र कर लीजिएगा बुक में। भारत पाक बागलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है। ठीक है, तो बागलिहार डैम जो बेसिकली है ये स्थित है चेनाब। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी पूछी जा रही है आपसे, तो लेंथ वाइज देखेंगे लार्जेस्ट रिवर जो हमारी है अमेजन। ठीक है, अराउंड 6400 किलोमीटर्स के आसपास का इसका एरिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, वोल्गा नदी जो है निम्न में से कहाँ गिरती है या समाप्त होती है? तो ये लगभग इसका लेंथ है 3500 किलोमीटर के आसपास, और ये साउदर्न रशिया के पार्ट से होते हुए ये जो कैस्पियन सी है हमारा, इसमें आके समाप्त होती है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट है। निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ठीक है, तो ये सी ऑफ माउंटेन्स है ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है अनंत विजय। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र देव के नेतृत्व में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये हुआ था 1934 में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये जेपी जी को यहाँ रखा गया था हजारीबाग जेल में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। किस अभिनेता को बिहार के खादी माल का प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, तो खादी कपड़ों के जो भी गुड्स हैं या क्लोथ्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं पंकज त्रिपाठी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, जिसे ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, तो इसका नाम है कंवर लेक, और ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये है बेगूसराय में। ठीक है, रामसर साइट भी है ये, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 1912 में हुए कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1912 में सेशन हुआ बांकीपुर में, और इसके अध्यक्ष जो रहे रघुनाथ मधुलोकर। तो यहाँ तक हमने देखा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।